You have studied the pattern of inheritance and their genetic basis. You know that Mendel factors regulating the pattern of inheritance, but the exact nature of these factors and their molecular basis was not clear at that time. In fact, at the time of Mendel, the chemical nature of factor and the role in regulating the inheritance was not known. Further investigation were carried out in different laboratories of the world, and now the conclusion was drawn that DNA is a genetic material. You have studied in the class 9 to 11 that the nucleic acids are the nothing but they are the polymer of nucleotides. So both DNA and RNA are the building blocks of genetic material. You know the cell is having the nucleus. Inside the nucleus there are chromosomes, and chromosomes they are having the, it is made up of DNA and RNA. जो हम बात कर रहे थे एलील्स की, जीन की लास्ट चैप्टर में, तो वो एलील्स या जीन्स क्या है? दे आर द सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए, sequences of the nucleotides. Okay, so both DNA and RNA, which occur in almost all the living cells, one of the two type of DNA, nucleic acid DNA acts as a genetic material in most of the organism. RNA is a genetic material in some viruses like coronavirus, HIV virus. However, RNA molecule plays some important role such as adopteral, structural role, and in some cases as a catalytic role. Mainly it is acts as a messenger. So what is the structure of the DNA? So DNA, that is nucleic acid, that is polynucleotides. Okay, it's a polymer of nucleotides. जैसे बेटा माला होती है, माला के अंदर एक मोती होता है, मोती से माला बनती है. ऐसे हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके सेलुलोज बनता है, पॉलीमर बनते हैं, स्टार्च बनता है. ऐसे ही जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. ओके, सो डीएनए एंड आरएनए आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट सम वायरसेस. ओके, एंड the polynucleotides are the polymer of nucleotides. You can see that nucleotide has three components. One is nitrogenous base, one is pentose sugar, and another is a phosphate group. तीन चीजों से मिलके बनता है बेटा न्यूक्लियोटाइड. और न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, तो सबसे पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, जिसमें होगा एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, जो हमने पढ़ा था. इसमें पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन शुगर. आरएनए में राइबोज होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए. और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है जो आप देख रहे हो. देयर आर थ्री थिंग्स, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. अब जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस दो तरह के हैं. वन इज प्यूरिन एंड अदर इज पायरामिडिन. प्यूरिन आर फर्दर टू टाइप्स, एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पायरामिडिन आर फर्दर थ्री टाइप्स, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल. आप देख रहे हो कि प्यूरिन आर बिगर मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू पायरामिडिन. ऑलवेज एडेनिन, प्यूरिन बाइंड्स विद पायरामिडिन एंड पायरामिडिन बाइंड्स विद द प्यूरिन. एडेनिन बाइंड करता है थाइमिन के साथ विद डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड गुआनिन बाइंड विद द साइटोसिन विद द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. डीएनए में होता है थाइमिन और आरएनए में होता है यूरेसिल. ओके, ये देखो बेटा किस तरह से स्ट्रक्चर बनी न्यूक्लियोटाइड की. फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड. ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर थ्रू ए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड. और इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड. नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. हाँ जी बेटा, न्यूक्लियोसाइड बन गया. ओके, अब इसमें फॉस्फेट ऐड हो जाएगी. अच्छा, डिफरेंट आरएनए और डीएनए में से कैसे बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड्स इन आरएनए देयर आर 4 टाइप्स, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन. बिकॉज यूरेसिल इज प्रेजेंट इन द आरएनए. और डीएनए में कैसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड्स को? देयर आर 4, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन एंड डीऑक्सीथाइमिडीन. जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक, उससे ही सारे वर्ड्स बने हैं.
ऐसे ही डीएनए में देर आर 4 नाइट्रोजनस बेसिस ATGC, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। इन्हीं की सीक्वेंस से, ATGC की ही सीक्वेंस से सारी की सारी जीन्स बनी है। ठीक है, जीन्स में क्या है, ये सीक्वेंस है। जैसे कि हम कहते हैं कंप्यूटर की कोडिंग जो है वो 0-1 में होती है। ठीक है, ऐसी जो पूरी लाइफ की जो हमारी, हम कहते हैं कि जो पहले हमने पता लगाया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, डीएनए से, और डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से। तो ये है हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। कैसे है, इसमें एक नाइट्रोजनस बेस है and it is attached to the pentose sugar, and pentose sugar is attached with the phosphate group, so that will form the nucleotide, that is in the DNA it is called deoxyribonucleotide। इसी की बहुत सारी सीक्वेंसेस अगर जुड़ जाए, ऐड ऑन हो जाए, तो क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये एक मोनोमर है, इट इज ए मोनोमर इन द केस ऑफ ए, बिकॉज डीएनए इज ए पॉलीमर। ओके, नाउ in RNA, each nucleotide is an additional OH group at the 2' position। जो ये राइबोस शुगर है, जो आरएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबोस, इसके सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है। दैट्स व्हाई आरएनए इज मोर रिएक्टिव देन डीएनए। ओके, and in RNA each nucleotide has an additional OH group at the second position of the ribose। Two nucleotides are linked through 3', 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये देखो, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े हैं, जैसे दो अमीनो एसिड जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे ही 2 न्यूक्लियोटाइड्स व्हेन दे टुगेदर दे विल फॉर्म द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एंड these more, when the more nucleotides are linked, it form the polynucleotide। ये देखो डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बने हैं, देख रहे हैं बेटा आपको, एक साइड 5' फॉस्फेट है, एक साइड 3' हाइड्रोक्सिल है। जब भी हम डीएनए की सीक्वेंस लिखेंगे, एक तरफ 5' होगा, एक तरफ 3'। 5' पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है और 3' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। जैसे कि हमारे दो हाथ हैं और हम एक लाइन में खड़े हो जाएं सभी, तो जो सबसे फर्स्ट वाला होगा और सबसे लास्ट वाला, प्रॉक्सिमल और टर्मिनल, दोनों का एक एक एंड फ्री होगा। तो डीएनए के सीक्वेंस का एक एंड फ्री होता है, जहां फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है उसे 5' बोलते हैं, और जो जहां पे OH ग्रुप फ्री होता है उसे हम 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में कि डीएनए के बारे में किसने बताया। तो न्यूक्लिक एसिड वाज द फर्स्ट आइसोलेटेड in 1868 by a Swiss physician Frederick Mischer from the nucleus of a pus cell. He called it as nuclein, and in 1884 he wrote that nuclein is a substance responsible for the transmission of hereditary characters। देखो, जो मेंडल ने बताया था फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेंडल कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया था। तो फ्रेडरिक मिशर ने फर्स्ट टाइम 1884 में, ये सोच लो कि जस्ट मेंडल के बाद के टाइम के बारे में, तो न्यूक्लियन के बारे में बताया। बट द टर्म न्यूक्लिक एसिड इज गिवन बाय द आर अल्टमन in 1889। he discovered the existence of 2 types of nucleic acid, and Korenberg was the first scientist who synthesized DNA in vitro in 1961। हम आज की डेट में डीएनए की सीक्वेंस को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉरेनबर्ग ने फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किया था डीएनए इन विट्रो, दैट इज 1961। उसके बाद जो साइंटिस्ट हुए उसमें मेन नाम है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्हें 1953 में दे हैव गिवन अ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए। It was based on the X-ray diffraction data produced by the Morris Wilkins and Rosalind Franklin। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज के बेस पे जो ये डेटा दिया, इसको इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया इसके बेसिस पे। इसके बीच में एक साइंटिस्ट हुए लेवन 1910 में, दे फाउंड दैट डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरिक एसिड एज वेल एज डीऑक्सीराइबोज शुगर। He also found that 4 types of nucleotides and they are present in the DNA।
And there is one scientist, Erwin Chargaff. We'll discuss later about the Erwin Chargaff. He told about the A will bind with the T. जितना जितने A होंगे उतने T होंगे, जितने C होंगे उतने G होंगे. That we'll discuss. So structure of DNA. DNA is made up of two polynucleotide chain coiled in a right-handed fashion. ठीक है, डीएनए का जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है एंड इट इज ए राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होती है. इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन where the backbone is constituted by the sugar phosphate and the bases they project inside, so the nitrogenous bases can be considered as a step of the coiled helix and the pith of the helix is 34 angstrom. एक 360 डिग्री का टर्न जो होता है टोटल, जिसमें एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव आती है. एक्चुअली दिस इज अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर. इफ यू सी द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसे घर में एक सीढ़ियां चढ़ा देते हैं ऊपर, इस तरह से है. जो स्टेप्स हैं दे आर द नाइट्रोजनस बेसिस एंड द पिथ इज अराउंड 34 एंगस्ट्रॉम एंड नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन द ईच टर्न इज 10. 360 डिग्री पे टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने आते हैं? 10. and the distance between the adjacent base pair is around 3.4 angstrom. On that basis, you can see this structure. There is one major groove, one minor groove. One major plus one minor groove. It is around 361 complete turn and it is having 10 base pairs. There is a sugar phosphate backbone and there is a basis. जो बेसिस है वो आप देख रहे हो, जैसे एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी में जो जहां पैर रखते हैं, स्टेप रखते हैं, वो तो नाइट्रोजनस बेसिस है और जो दो पिलर्स हैं दे आर द बैकबोन. सो द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड द टू चेन्स आर एंटी पैरेलल पोलैरिटी. एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है. एंटी पैरेलल का मतलब क्या है बेटा? कि एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है. देखो आप, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है. दे आर एंटी पैरेलल. अगर ये एंटी पैरेलल ना हो तो ये जैसे प्रॉपर फिक्स नहीं हो सकते. इनके चार्ज ऐसे होते हैं आपस में कि फिर तभी ये इस तरह से बॉन्डिंग बना सकते हैं. देखो इसमें डिटेल में देखो. द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर. A with adenine bind with the thymine with two hydrogen bond, C here, and C with G with a 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर. मतलब हमेशा प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ बॉन्ड पेयर करेगा. प्यूरिन्स क्या है? A और G. ठीक है. See here, these are the backbone made up of sugar phosphate and there are the base pairs. Purine comes opposite to the pyrimidine. This generates uniform distance between the two strands. Purines बड़े हैं, pyrimidine छोटे हैं, जिसकी वजह से जो इसका डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दो स्ट्रैंड्स के बीच में कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम. See the structure. It looks like this. ये सिंप्लीफाइड समझाने के लिए बताया गया ऐसे. That phosphate group, that nitrogenous base and pentose sugar. Adenine bind with thymine with 2 hydrogen bond. Guanine bind with cytosine with 3 hydrogen bond. There is a very important statement that is given by the Erwin Chargaff. That is the name of the scientist, Erwin Chargaff. He has given a rule that in DNA, because it is double stranded and इसमें complementarity होती है DNA में. If you know the one sequence, you can predict the second one. क्योंकि A के सामने हमेशा T होगा, G के सामने C होगा, T के सामने A होगा, A के सामने T होगा. So if you know the sequence of one strand, you can predict the second, the opposite strand also. Just you have to remember the polarity. So therefore, A plus, उन्होंने बताया जितने A होंगे उतने ही T होंगे और जितने G होंगे उतने ही C होंगे. So that's why A plus G is equal to T plus C. Okay? मतलब जितने प्यूरिन्स हैं उतने ही पायरामिडिन्स होंगे. So A plus G divided by T plus C is equal to 1. So that is very important equation. There are many numericals that will come according to this
इक्वेशन, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर कि जितने ए हैं उतने ही टी होंगे और जितने जी हैं उतने ही सी होंगे। तो ही हैज डिराइव्ड दैट इक्वेशन ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। नाउ कितने कितने बेस पेयर्स होते हैं? 5174, they are having 5386 nucleotide. Bacteriophage lambda is having 48502 base pair. E. coli, that is a bacteria, it's having 4.6 into 10 power 6 base pair. And the haploid content, haploid मतलब 23 क्रोमोसोम, मतलब स्पर्म के अंदर लाइक 23 क्रोमोसोम्स हुए, कितने उसमें बेस पेयर हुए? 3.3 into 10 पावर 9 बेस पेयर। तो जो स्पर्म का न्यूक्लियस है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं और 23 क्रोमोसोम्स में कितने डीएनए कितना बेस पेयर होंगे? 3.3 into 10⁻⁹ बेस पेयर। ये जैसे इसमें डायग्राम में कितने दिख रहे हैं बेस पेयर? 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ये 8 बेस पेयर है। In the right hand you can see only the 8 base pair. So like this there are 3.3 into 10⁻⁹ base pair in a single sperm or a ova. So if you know the length of a DNA, if you want to calculate the length of DNA, you need a number of base pairs and you multiply it by with the distance between two adjacent base pairs. हमें मालूम है चाहे वो प्रोकैरियोट का डीएनए हो, चाहे एनिमल का हो, किसी भी एनिमल का हो, किसी भी प्लांट का हो, तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। अब नंबर ऑफ बेस पेयर ह्यूमन बीइंग्स में पता है, डिप्लॉयड कंटेंट में कितने होंगे? 6.6 into 10⁻⁹, क्योंकि हैप्लॉयड में कितने थे? 3.3। तो हैंस द लेंथ ऑफ द डीएनए 6.6 into 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई 0.34 into 10⁻⁻⁹। आपको मालूम है कि डिस्टेंस तो एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर में कितना था? 3.4 एंगस्ट्रॉम का। एक बेस पेयर, जैसे एक सीडी है और दूसरी सीडी है, उन दोनों सीडी के बीच में डिस्टेंस कितना था? 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो टोटल एक सेल के अंदर डीएनए की जो लेंथ हुई वो क्या कितनी हुई? 2.2 मीटर। अब आप सोच सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो डीएनए की लेंथ क्या होगी टोटल? तो इफ यू नो द इक्वलाई द लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू 1.3 millimeter, so you can calculate the base pairs. Okay, but you should know the calculations. Hello, is this okay? Yes, sir. Okay. Now the packaging of DNA helix. अब इतना बड़ा डीएनए है, वो एक छोटे से न्यूक्लियस में कैसे पैक हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन है। कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें लाइक बैक्टीरिया, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होती, बट वहां पे हम टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोइड। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप एंड सो इट इज हेल्ड विद सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन टू फॉर्म द न्यूक्लियोइड। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है एंड जनरली इट इज सर्कुलर, इट इज नॉट अ लीनियर, और ये इस तरह से होता है। जो यूकैरियोट्स में है बेसिकली यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में अगर आप देखोगे तो इसमें किस तरह से नजर आता है मैं आपको बताता हूँ। इन यूकैरियोट्स देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड हिस्टोन, एंड these histone they are rich in basic amino acid residue like lysine and arginine. If you remember, there are 20 amino acids, some are acidic, some are basic, some are neutral. So they are having rich in lysine and arginine, and the 5 type of histone proteins like H1, H2A, H2B, H3 and H4 they are present, like see here. हिस्टोन ऑक्टामर बनता है। हिस्टोन ऑक्टामर बेटा किसका बनता है? इसमें 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 8 मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई वी कॉल ऑक्टामर। इसमें क्या होता है? H2A, H2B और H3 और H4, इनके दो मॉलिक्यूल होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो दो मॉलिक्यूल हो गए तो ऑक्टामर बन गया। तो इन ईच ऑक्टामर 2 molecules of H2A, H2B, H3 and H4 are present.
and the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. तो इस तरह से न्यूक्लियोसोम बन जाता है, and the nucleosomes are connected to each other with the help of a linker DNA on which the H1 histone is present. ये देखो बीच में H1 हिस्टोन है और H1 हिस्टोन को बोलते हैं लिंकर हिस्टोन. सी दिस इज द कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, जिसमें एक दो मॉलिक्यूल H2A के हैं, दो मॉलिक्यूल H2B के हैं और दो मॉलिक्यूल H3 के और एक दो मॉलिक्यूल H4 के. A typical nucleosome contains about 200 base pair of DNA helix, and nucleosomes are the repeating unit of a structure called chromatin. Negatively charged DNA is wrapped around histone octamer to give nucleosome. ये इसका टॉप व्यू मॉलिक्यूल है. अगर आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखेंगे इसमें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर है. अब ये देखो, आप देखो किस तरह से डीएनए रैप होता है. तो अगर हम ये कहें कि टिपिकली न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन, द टोटल बेस पेयर हमारे में कितने हैं इन ए पर्टिकुलर सेल. वी आर डिस्कसिंग इन ए पर्टिकुलर सेल. ह्यूमन बीइंग में पर्टिकुलर सेल की बात कर रहे हैं. बेटा मैं आपको बताऊं, एक स्टूडेंट थी 12th क्लास की. तो देखो 9th से हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर वाले, मतलब थोड़ा बहुत डीएनए आरएनए के बारे में. उसे 12th तक ये आइडिया था कि पूरी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है, बट ईच एंड एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज हैविंग 46 क्रोमोसोम्स, ओके, एक्सेप्ट हैप्लॉइड सेल्स. तो ये एक सेल के अंदर हमारे 6.6 into 10⁹ बेस पेयर है, और देयर आर 200 टिपिकल न्यूक्लियोसोम इज हैविंग 200 बेस पेयर. तो टोटल न्यूक्लियोसोम कितने हो गए हमारे अंदर एक सेल में? 3.3 into 10⁻⁷. ये किस तरह दिखते हैं देखो, सी हियर, ये देखो कैसे क्रोमोसोम्स हैं. देखो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनते हैं जो कंडेंस होते हैं. क्रोमोसोम्स आपको दिखते हैं मेटाफेज में जब सेल डिवाइड करती है, अदरवाइज दे आर द क्रोमेटिन. अब यही जो न्यूक्लियोसोम फर्दर कंडेंस होकर सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं. पहले आप डीएनए देख रहे हो, डीएनए से क्या बने? न्यूक्लियोसोम. फिर न्यूक्लियोसोम और कॉम्प्लेक्स होके इन्होंने सुपर कॉइलिंग कर ली, और सुपर कॉइलिंग के बाद दे विल फॉर्म द क्रोमेटिन, और वही क्रोमेटिन क्या क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती है. देखो न्यूक्लियोसोम constitute the repeating unit to form the chromatin, and chromatin is a thread-like structure. It's a stained body like nucleosome is chromatin look like a, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो दे लुक लाइक ए बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग. जैसे बीड्स होती हैं, एक धागे में मोती होते हैं, ऐसे नजर आता है. इज इट ओके? अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप the nucleosome in chromatin can be seen like a beads on string, and the structure is chromatin is packed to this form of a solenoid structure of 30 nanometer diameter. इसमें जो सोलोनॉइड स्ट्रक्चर बनी है उसको कितना साइज होता है उसका? 30 नैनोमीटर डायमीटर. इट अंडरगो फर्दर सुपर कॉइलिंग to form a loop structure called chromatin fiber that further coils to form chromatid, and the later condense to form the chromosome at metaphase stage. देखो chromatin is packed, it forms chromatin fiber, then further coiled and condensed at metaphase stage, it forms the chromosome. इस तरह से है. पहले इसका डायमीटर कितना था? 2 nanometer, like 20 angstrom, when it is a form of DNA. जब ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग फॉर्मेशन में हुई तो कितना हुआ? 11 nm. देन आफ्टर द पैकिंग विद लाइक न्यूक्लियोसोम जब बने, देन इट इज 30 nanometer, एंड आफ्टर दैट when it again super coil like again 300 nanometer, then 700 nanometer, and finally the size of chromosomes is having 1400 nanometer. So for that, not only the histone is responsible,
you need higher level packaging of chromatin requires non-histone chromosomal protein also. It is not only that the packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins which are collectively called non-histone chromosomal protein NHC proteins. In a nucleus, some regions of the chromatin are loosely packed. जिसे लाइट स्टेन होता है उसे बोलते हैं euchromatin. That is transcriptionally active chromatin. While in some regions the chromatin is densely packed, that stain dark, it is called heterochromatin. वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है. ट्रांसक्रिप्शन होता है जब डीएनए से आरएनए बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. तो देख रहे हो आप, जो लाइट क्रोमेटिन है जो लूजली पैक्ड है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती है, और जो डेंसली पैक है वो क्या होती है, इनएक्टिव, एंड इट्स स्टेन डार्क. इज इट ओके? क्रोमोसोम्स पे कुछ पार्ट होता है यूक्रोमेटिन का और कुछ पार्ट होता है हीट्रोक्रोमेटिन का. जहां पे डेंस होती है वो हीट्रोक्रोमेटिन है, और जो लाइट होता है वो कौन सा है, यूक्रोमेटिन. यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, दे आर द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन. उस रीजन से ट्रांसक्रिप्शन होती है. इज इट ओके? Yes, sir. Yes,